नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, मैं शोएब खान एमदा लर्निंग ऐप पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हमने कल जो लास्ट क्लास में बात की थी वो की थी रीट लेवल 2 एसएस के जो नेशनल ज्योग्राफी के जो प्रश्न थे उनकी बात की थी। हम इस क्लास में बात करने वाले हैं जो रीट 2012 का प्रश्न पत्र है, उसमें नेशनल ज्योग्राफी के जो प्रश्न है उनकी बात करने वाले हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। तो किस महासागर में जो है मैरियाना गर्त है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि महासागर क्या है। तो हम महासागर से आज से देखें तो हम ये कह सकते हैं, महासागर का जो आज से है हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर लवणीय वह जल राशि जो लगभग 75% भूभाग पर फैली हुई है। ठीक है, कितने प्रतिशत भूभाग पर है? लगभग 75% भूभाग पर, 3/4 भूभाग पर फैली हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? महासागर। क्लियर है? अब लवणीय जल राशि है ये, इसमें एक चीज याद रखना, लवणीय जल राशि है और जो लवणों की मात्रा जो इसमें पाई जाती है वो समुद्र महासागरों के जल में औसतन 35% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 35% पाई जाती है। दूसरा हम देखें कि जो महासागर हैं उनकी संख्या कितनी है, महासागरों की संख्या कितनी है? तो कुछ हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या एनसीईआरटी के अनुसार बच्चों 4 है और 4 ही सही है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, भूगोलवेताओं के अनुसार इन महासागरों की संख्या 5 मानी जाती है। ठीक है, यदि 4 ऑप्शन में नहीं है तो आपको 5 मिलेगा। ठीक है, 5 आपको वहां पर सही मानना पड़ेगा कुछ भूगोलवेताओं के अनुसार। वो कैसे मानते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो राइट आंसर क्या है? 4 है, और अगर ऑप्शन में 4 नहीं तो 5 है। ठीक है, कौन कौन से महासागर एक बार देखते हैं। इधर पूर्व जो दिशा है इधर पड़ता है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और इधर जो पश्चिम है इधर भी प्रशांत महासागर है। अब आप ये कहेंगे कि क्या सर है प्रशांत महासागर 2 है क्या? नहीं, प्रशांत महासागर एक ही है। यहाँ पर ये समतल है, यदि हम इसको फोल्ड करेंगे, इस प्रकार से इसको फोल्ड करेंगे तो दोनों प्रशांत महासागर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्रशांत महासागर, यहाँ हमारा हिंदुस्तान है ये, और इसी के नाम पर एक महासागर है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। इधर जो एस के आकार में जो फैला हुआ है ये अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। और ऊपर जो है वो कौन सा? आर्कटिक महासागर है। कौन सा महासागर? आर्कटिक महासागर है। क्लियर है? सबसे बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है और सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक महासागर। ठीक है, कितने महासागर हो गए हमारे? प्रशांत 1, हिंद 2, अटलांटिक 3, आर्कटिक 4 जो मान्यता प्राप्त है एनसीईआरटी जिनको मानती है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार, देखो भूगोल में बहुत सारी चीजें जो है विवादप्रद रही हैं तो वो गलत भी नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार 5 है। जो 5 कैसे मानते हैं? आपने यहाँ पर एक जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में बात की थी अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या है बच्चों? 99% बर्फ जमी हुई है और ये निर्जन महाद्वीप। तो कुछ विद्वान भूगोलवेत्ता कहते हैं कि महाद्वीप नहीं है, महासागर है, इसलिए महासागर संख्या कितनी रह जाती है? 5 हो जाती है। बात कर रहे थे, प्रश्न जो था वो गर्त की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था? गर्त की बात कर रहा था कि गर्त क्या है, गर्त है जो है। अब हमको गर्त का भी पता होना चाहिए गर्त क्या है, क्योंकि हम अब तक रट रहे हैं इनको, हमको भौगोलिक शब्दावली पर हमारी जरा भी उन पर पकड़ नहीं करते हम। तो गर्त क्या है? तो मैं आपको गर्त के बारे में बताता हूं सरल शब्दों में। देखिए, ये एक हमारे पास समुद्र है, महासागर है। ठीक है, और इसमें जल भरा हुआ है इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो जल भरा हुआ है ना, इसमें जो नीचे का जो भाग है, खंड, जो नीचे का जो खड्डा है, गड्ढा जो होता है, उसे क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। जैसे मान लो इसमें एक इस प्रकार से गड्ढा हो सकता है, इसमें इस प्रकार से कोई गड्ढा हो, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से हो सकते हैं गड्ढे निश्चित रूप से। ऐसा तो नहीं कि भाई समुद्र है तो उसमें इसी प्रकार से उसका तल होगा, ऐसे भी हो सकते हैं। जो ये निम्न गड्ढे हैं ये वाले, इन्हीं को क्या कहते हैं? हम गर्त कहते हैं भौगोलिक भाषा में। क्लियर है? अब बात ये आती है कि जो गर्त है वो विश्व का जो सबसे बड़ा गर्त है वो किस महासागर में और कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो गर्त है वो प्रशांत महासागर में। किसमें है? प्रशांत महासागर में है। और कौन सा है वो बच्चों? मैरियान गर्त है। कौन सा गर्त है? मैरियान गर्त है, जिसकी गहराई लगभग 11,022 मीटर। कितनी मीटर है? 11,022 मीटर है। क्लियर है? उसके बाद हम दूसरी ये चीज देखें महासागरों में कि जो एस के आकार की जो
आकृति का फैला हुआ जो महासागर वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और विश्व का सबसे व्यस्ततम जो महासागर है वो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। क्योंकि इसमें इस महासागर के माध्यम से इधर जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, इधर जो अपने यूरोप, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, तो इन सभी को जो जोड़ने का काम करता है कौन करता है? अटलांटिक महासागर करता है। इसलिए इसे दुनिया का सबसे व्यस्ततम जो है महासागर कहा जाता है। क्लियर है? जो उत्तरी अमेरिका एक ये महाद्वीप है, चलो खैर महाद्वीप की बात अगली क्लास में करेंगे हम, है ना। तो ये हमारा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न की बात करें, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है? देखो बच्चों, आपने कल लास्ट क्लास जो देखी होगी उसमें एक प्रश्न आया था 2011 के जो रीट जो पेपर था उसमें कहा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, और वहीं से प्रश्न रिपीट हुआ है कि विश्व का सबसे छोटा और बड़ा महाद्वीप पूछा है। तो इस प्रकार से प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। आप देखेंगे तो लगभग तीन से लेकर 5 प्रश्न रिपीट होते हैं प्रत्येक एग्जाम में, होते आ रहे हैं अब तक, और इन्हीं के आधार पर अगले प्रश्न बनने होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे इस बार। जो महाद्वीप है वो क्या है और इनकी संख्या वगैरह क्या है वो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप है। और सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो जीलैंडिया महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? जीलैंडिया महाद्वीप है। हालांकि प्रश्न के अनुसार हमें ऑप्शन ये चुनना पड़ेगा बच्चों, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। क्यों चुनना पड़ेगा? क्योंकि उस समय जीलैंडिया महाद्वीप बना नहीं था। 2012 में जीलैंडिया महाद्वीप जो खोजा गया है वो 2021 में खोजा गया है। तो यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? जीलैंडिया महाद्वीप। क्लियर है? और जो विखंडित होने वाला महाद्वीप कौन सा है? वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप, जो सबसे पहले विखंडित होने वाला है। ठीक है, और जो ऐसा महाद्वीप जिसमें कोई देश स्थलबद्ध नहीं है, स्थलबद्ध से अभिप्राय यह है कि सभी देशों की सीमा जल के साथ लगती है। जैसे मान लो एक देश है और इसकी सीमा जो जल ही के साथ लगती है, उसे क्या बोलेंगे? तटबद्ध देश बोलेंगे। और स्थलबद्ध से अभिप्राय है कि जैसे देश है, इसके चारों तरफ अन्य देश हैं और इसकी सीमा जल के साथ नहीं लगती है, इसे क्या बोलेंगे? स्थलबद्ध बोलेंगे। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसमें एक भी देश स्थलबद्ध नहीं है, सभी देश तटबद्ध हैं। सभी देशों की सीमाएं जो समुद्रों के साथ लगती। क्लियर है? वहीं हम दूसरी बात करें, सबसे ज्यादा जो स्थलबद्ध देश है वो किस महाद्वीप में है? वो बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा एक परिमंडल नहीं है? क्या बोल रहा है? परिमंडल। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? परिमंडल क्या है ना? सबसे बड़ी समस्या क्या है? परिमंडल क्या है? तो परिमंडल से है बच्चों, देखो, वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल और एक जलमंडल और शामिल कर। क्या? जलमंडल। यदि हम इन चारों को संयुक्त रूप से, इन चारों का अध्ययन संयुक्त रूप से करें तो इस संयुक्त रूप से अध्ययन को क्या कहा जाएगा बच्चों? परिमंडल कहा जाता है। क्लियर है? तो जो पृथ्वी पर जो मुख्य मंडल है या परिमंडल है वो कितने हैं? वो 4 हैं। कौन कौन से हैं? वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल। यहाँ पर जो परिमंडल नहीं है वो क्या नहीं है बच्चों? ओजोन मंडल नहीं है। क्लियर है? ओजोन मंडल तो कोई अलग से नहीं है। ओजोन मंडल तो एक परत है, लगभग 20 से 40 किलोमीटर मोटी एक परत है, ये परिमंडल की श्रेणी में नहीं आती। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, संगमरमर एक उदाहरण है। संगमरमर एक उदाहरण है, ये प्रश्न है। तो ये ऑप्शनों पर आधारित होता है, इसके कई ऑप्शन बन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखें, कायांतरित चट्टान का हमें पता चला कि ये इसके उत्पादन संबंधित है, जिन चट्टानों में पाया जाता है उससे संबंधित है। ठीक है, देखिए हमारे राजस्थान की बात करते हैं अवसाद चट्टानों से प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम वैश्विक स्तर पर बात करते हैं तो इसे जो प्रसिद्ध है इसके लिए कायांतरित चट्टानें प्रसिद्ध होती है। ठीक है, पहले नंबर पर क्या है? कायांतरित। और दूसरे नंबर पर क्या आता है? अवसादी चट्टानें। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कायांतरित चट्टानें। और इसके बारे में थोड़ा और हम देखें तो चट्टान क्या है, हम लास्ट क्लास में बात की थी, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा बच्चों। देखो वो लास्ट जो वीडियो है आपको डेली की वीडियो देखनी पड़ेगी, बार बार उनको रिपीट नहीं करूंगा, एक वीडियो में रिपीट कर दे वो बार बार नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए कायांतरित चट्टानें, इसकी विशेषता एक तो होती है एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। ठीक है, जो
सर्वश्रेष्ठ कोयला माना जाता है, लगभग 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता हो जाती है इसमें संगमरमर कि कुछ दरारें पाई जाती हैं, कुछ दरारें पाई जाती हैं जिनसे हम संगमरमर प्राप्त करते हैं। यही अवसादी चट्टानों की बात करें, अवसादी चट्टानों में ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। कौन संसाधन? ऊर्जा संसाधन पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों की बात करें तो इनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कौन से खनिज पाए जाते हैं? धात्विक खनिज पाए जाते हैं। और ये जो प्लूटोनिक चट्टानें हैं ये पृथ्वी की अधिक गहराई पर जमती है, पृथ्वी की अधिक गहराई पर जमती है। कौन सी चट्टानें? प्लूटोनिक चट्टानें हैं, इनमें भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये हम जैसे ये हमारी पृथ्वी ज्वालामुखी क्रिया से तप्त पदार्थ आता है बाहर। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया से क्या आता है? तप्त पदार्थ बाहर आता है। जब तक ये तप्त पदार्थ अंदर रहता है पृथ्वी के, तब तक ये बच्चों ये मैग्मा कहलाता है। और जब पृथ्वी से बाहर आ जाता है, ठीक है, तो ये लावा कहलाता है। क्या कहलाता है? लावा कहलाता है। तो प्लूटोनिक चट्टानें जो होती है वो मैग्मा निर्मित चट्टानें होती है। कैसे निर्मित होती? मैग्मा निर्मित चट्टानें होती हैं। और ग्रेनाइट चट्टानों श्रेणी में आती है। किन श्रेणी में? ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों में ये आती है। ठीक है, ग्रेनाइट श्रेणी से अभिप्राय है कि जिन चट्टानों का निर्माण मैग्मा द्वारा होता है पृथ्वी के अंदर, वो ग्रेनाइट चट्टानें कहलाती है। और जिन चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के ऊपर होता है लावा द्वारा, उन्हें बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को क्या कहते हैं? देखो, दोनों को मैं आपको अर्थ बता देता हूं। अपक्षय ये हमारे पास एक वस्तु, ठीक है, ये टूटना प्रारंभ करती है और ये सीधा इस प्रकार से टूटती है बड़े बड़े टुकड़ों में। ठीक है, बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गई। एक बहुत बड़ी चट्टान है और किसी कारण से, भौगोलिक कारण से, तापमान से, वहां की जलवायु के कारण से इसके बहुत कई टुकड़े हो गए, लेकिन बड़े बड़े टुकड़े हुए हैं। और इन टुकड़ों का परिवहन नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? परिवहन नहीं किया जा सकता। ठीक है, वस्तुओं का, पदार्थों का टूटना अपक्षय। टूटने में, घिसने में फर्क होता है। तो टूटना एक बड़े खंडों के रूप में तो क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। जबकि अपर्दन का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कटाव या दाव। कटाव या दाव, दोनों में फर्क क्या है? एक वही चट्टान थी, ये तो टूटी है यहां पर। अपर्दन प्रक्रिया में घिस कर या कट कर हल्के हल्के छोटे छोटे कणों में जाकर जमेंगे। इन कणों का, छोटे छोटे कणों का परिवहन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? परिवहन किया जा सकता है। अर्थात जो अपक्षय चट्टानें होती है, जो अपक्षय जो प्रक्रिया होती है, ये स्थिर होती है। क्या होती है? ये स्थिर होती है। ठीक है, और जो अपर्दन जो होती है ये गतिशील होती है। क्लियर है? दोनों में अंतर, दोनों का एक उससे है, अलग करने से है, अभिप्राय अलग करने से है। लेकिन ये बड़े टुकड़ों में करेगा, अपर्दन छोटे टुकड़ों में करेगा। क्लियर है? अब इन दोनों की प्रक्रिया से क्या होगा? पृथ्वी है, जो पृथ्वी की जो धरातल है उसका समतल होने का काम होगा। क्या होगा? समतल होने का कार्य होगा। ठीक है, एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी है, अब वो टूटेगी तब भी विखंडित होगी, और अगर अपरदित होगी तब भी वो विखंडित होगी। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र था, क्या होगा? वो समतल होगा, है ना, समतल होगा। और समतल, जो पृथ्वी समतल होने की जो प्रक्रिया होती है, तब पृथ्वी की जो समतल होने की प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे कहते हैं अनाच्छादन कहते हैं। तो इसकी जो संयुक्त क्रिया है, अपक्षय और अपर्दन की जो संयुक्त क्रिया, उसे क्या कहते हैं? अनाच्छादन कहते हैं। क्लियर है? इसका जो राइट जो उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अनाच्छादन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? धात्विक खनिज। और बच्चों यहाँ पर दो शब्द आए हमारे पास, एक तो क्या है? एक तो आया है धात्विक, और एक क्या है? खनिज। दोनों के बारे में जान लीजिए। खनिज क्या है? खनिज क्या है? ठीक है, खनिज से अभिप्राय है कि ऐसे पदार्थ, ऐसे संसाधन जिनको हम पृथ्वी से खनन प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं। कौन सी प्रक्रिया? खनन का अर्थ होता है खोदना। खनन प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? दूसरा, जो धात्विक है, जो खनिज जो होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है धात्विक खनिज होते हैं, और एक होते हैं अधात्विक। कौन कौन से? एक तो धात्विक और एक अधात्विक खनिज। क्लियर है? अब देखिए धात्विक खनिज क्या है। जो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज की पहचान की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, धात्विक जो खनिज होते हैं
इनमें जो चोट मारने पर ये फैल जाते हैं, टूटते नहीं है। चोट मारने पर फैल जाते हैं, टूटते नहीं है, जबकि आध्यात्मिक चोट मारने पर टूट जाते हैं। ठीक है, फैलने में और टूटने में अंतर होता है। फैलने मतलब आपके पास एक रुपया है, रुपये को आपने चोट मारी, ठीक है, और वो फैल जाएगा, चद्दर बन जाएगी उसकी। लेकिन जो ये मेरे हाथ में जो पेन है, इसमें आप चोट मारेंगे तो टूट जाएगा। तो ये क्योंकि आध्यात्मिक है, ठीक है। इसमें ये विद्युत का सुचालक होता है, एक कुचालक होता है, ठीक है। बाकी बहुत सारी चीजें हो जाती है, मैं मेन चीजें बता रहा हूँ आपको, है ना, क्योंकि स्पेशल क्लास इसकी है नहीं है ना। अब जो धात्विक खनिज बोल रहा है, तो आपने देखा कि जो विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं और चोट मारने पर ये फैल जाते हैं। अब ऑप्शन देखते हैं। बॉक्साइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम है, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसका मतलब विद्युत की सुचालक है, चोट मारने पर फैल जाती है, ठीक है। वहीं तांबा, तांबा भी आप जानते हैं विद्युत की सुचालक है। क्रोमाइट है, जो ये एक प्रकार का लोहा का अयस्क, क्रोमाइट। बचता क्या है? अब्रक, अब्रक है एक अधात्विक है, ठीक है, जो धात्विक खनिजों की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अब्रक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब युग्म सम्मिलित नहीं है, देखिए, अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो संसाधन है वो क्या है, ठीक है। संसाधन, संसाधन से अभिप्राय होता है ऐसी विषय वस्तुएं जिनसे मानव की आवश्यकताएं पूरी होती हों, क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती है। कोई भी वस्तु है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपकी आवश्यकता पूरी हो रही है, मैं आपके लिए ये मार्कर है, ये मेरी पेन है, जो ये मेरी आवश्यकता को पूरा कर रहा है, ये भी क्या है? संसाधन। कोई भी विषय वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा है, ठीक है। तो मानव स्वयं भी एक संसाधन है। तो एक हो गया संसाधन, जो भी हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। दूसरी चीज इसमें अनवीकरणीय है। अनवीकरण मतलब ये है कि जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, जो नए नहीं बनाए जा सकते, वो क्या कहलाते हैं? अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे अनवीकरण संसाधन का जो बात कही गई है वो क्या कही गई? प्राकृतिक। अब मेरी बात सुनिए, प्राकृतिक गैस का एक स्टॉक मिला हमें, ठीक है, हमें स्टॉक मिला है, एक कुआं मिला है और उसमें 5000 लीटर प्राकृतिक गैस है ना। अपने इसको निकाल लिया है बाहर और इसको समाप्त कर दिया, अपने यूज ले लिया। क्या दोबारा इसमें गैस आएगी? क्या नहीं आ सकती। क्या हम इसको दोबारा बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते। इसलिए अनवीकरण संसाधन क्या है? प्राकृतिक गैस है, क्लियर है। दूसरा, प्राकृतिक संसाधन, जल, बिल्कुल प्राकृतिक संसाधन है जल। अपन नहीं बना सकते जल, कोई प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। हालांकि वर्तमान में तो नई नई चीजें, तकनीकें चल रही हैं, वायु के माध्यम, वायु में से जल बनाने की जो है विधि आ गई है ना, लेकिन प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। वहीं जैव संसाधन वन, बिल्कुल जैव संसाधन है। उसके बाद क्या कह रहा है? सर्वव्यापक संसाधन तामा। क्या सर्वव्यापक है क्या तामा? नहीं, सर्वव्यापक नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ, सतत पोष के विकास की अवधारणा का संबंध है। सतत पोष के विकास की अवधारणा का संबंध है। देखिए, सतत पोष के विकास से अभिप्राय क्या है बच्चों? सतत पोष के विकास से अभिप्राय क्या है? तो सतत पोष के विकास से अभिप्राय हम ये कह सकते हैं कि जो संसाधन है हमारे पास, क्या है? संसाधन है, उन न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग। न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग क्या है? सतत पोष के विकास है, क्लियर है। जो ये सतत पोष के विकास है, जो इसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था 1987 में किया गया था, और नॉर्वे में किया गया था। कहां पर किया गया था? नॉर्वे में किया गया था, ठीक है। तो नॉर्वे में किया गया था किसका? सतत पोष के विकास, वहां प्रधानमंत्री ने किया था। और इसका जो आशय क्या है कि न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम उपयोग, अर्थात ये संसाधनों के संरक्षण पर बल देता। क्या? सतत पोष के विकास, संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कीजिए। आप ये मना नहीं करता कि आप संसाधनों का उपयोग मत कीजिए, मना नहीं करता, ये कहता है आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कीजिए, लेकिन आगामी पीढ़ी के लिए भी वो बची रहे, इस प्रकार से, क्लियर है। तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों। पहला जो ऑप्शन है संसाधनों के अधिकतम उपयोग से है, बिल्कुल बात सही है, संबंध है इससे, लेकिन हो सकता है कोई अच्छा ऑप्शन मिल जाए। दूसरा, संसाधनों के संरक्षण से है, बिल्कुल संसाधनों के संरक्षण से है। संसाधनों के औद्योगिक प्रयोग से, बिल्कुल। ऊर्जा संसाधन के विकास से, ये तो यहां पर देखिए ये दो ऑप्शन है, संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संसाधनों के औद्योगिक। इन दोनों में क्या बात आ रही है? संरक्षण की बात आ रही है। तो जो संसाधनों का संरक्षण है वही क्या है? सतत पोष के विकास का संबंध है। मैं कह रहा हूं तीनों गलत नहीं है, तीनों सही है, लेकिन सर्वाधिक जो इसमें राइट जो है संसाधनों के संरक्षण से, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वन्य जीवों का कम होने का प्रमुख कारण क्या है?
वन्य जीवों का जो कम हो रहे हैं उसका मुख्य कारण पूछना चाह रहा है आपसे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी, उसमें प्रश्न आया था नगरीकरण, नगरीकरण का प्रभाव, ये प्रश्न उसमें था 2011 के उसमें, और वहीं से प्रश्न उठाया है। एक रिपीट किया प्रश्न। तो यहाँ क्या करा, वन्य जीवों कम होने का कारण। अब मेरी बात सुनिए, नगरीकरण से क्या होगा, आप नगरों में जाकर निवास करेंगे, नगरों में जाकर निवास करेंगे तो वहां के जो वन है उनको समाप्त करेंगे, ठीक है, वनों को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, जिसकी वजह से उनका वन्य जीवों का विनाश, ठीक है। जिस पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आवासों को नष्ट होना, बिल्कुल नष्ट होने से तो जीवों में कमी आएगी, लेकिन वो नष्ट होने के पीछे कारण क्या है, क्या जरूरत पड़ी कि हमने एक वनों को समाप्त कर दिया, क्या जरूरत पड़ी जहां पर राष्ट्रीय पार्क बनाए हुए थे उनके बीचों बीच में सरिस्का जैसे उसमें हमने जो है हाईवे निकाल दिया, हमारी आवश्यकताएं थी, नगरीकरण ही तो था वो, ठीक है। तो ये भी ठीक है, बांधों का निर्माण ठीक है, बाढ़ से भी जो है वन्य जीव समाप्त होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें उचित है वो क्या है, नगरीकरण है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, वो है विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वहन कृषि अधिक प्रचलित है। तो देखिए जो गहन निर्वहन कृषि है, तो ये क्या किया है, हमारे टाइपिस्ट ने ऑप्शनों को ही चेंज कर दिया है, ऑप्शनों को खा गया है वो। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों वो है मानसूनी, ठीक है। मानसूनी जो क्षेत्र होते हैं उनमें कौन सी कृषि की जाती है बच्चों, वो कहा, वो है गहन निर्वहन की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, कौन सा क्षेत्र है जो क्या कहलाता है, विश्व की छत कहलाता है, ठीक है। अब जो विश्व की छत है, एक क्षेत्र आता है पामीर का पठार, क्या आता है, पामीर का पठार, इसको इस प्रकार से होगा, ये वाला आपको दिख रहा होगा, पामीर का पठार है ये क्षेत्र, ये ठीक है। इससे कुछ पर्वतमाला निकलती हैं, जैसे खानसान पर्वतमाला निकलती है, कुनलुन पर्वतमाला निकलती है, काराकोरम पर्वतमाला निकलती है, हिमालय निकलता है और हिंदुकुश पर्वतमाला। ये विश्व की छत के नाम से जाना जाता है, कौन, पामीर का पठार, इसको क्या कहा जाता है, पामीर का पठार, या फिर इसको पामीर की गांठ भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पामीर की गांठ भी कहा जाता है, जिसमें से अधिकतम जो पर्वतमालाओं का निर्माण होता है निकल, ठीक है। हाँ, इसके देश की बात करें किस देश में है, तो इसके क्षेत्र की हम देखें तो ये किसी एक देश में नहीं पर्टिकुलर, ये कई देशों की सीमा बनाता है। नेक्स्ट देखें, तो भारत में किस राज्य में सामान्यतः काल वैसाखी हवाएं चलती हैं। काल वैसाखी हवाएं क्या हैं, मैं आपको बता देता हूं। काल वैसाखी हवाएं हैं तेज हवाएं हैं जो तूफानी हवा की श्रेणी में आती हैं, किन श्रेणी में आती है, तूफानी हवाओं की श्रेणी में आती हैं, और ये स्थानीय पवनें होती है, कैसी पवनें होती है, स्थानीय पवनें, जैसे राजस्थान में अपने लू चलती है ना, वो स्थानीय पवनें है ना, ये तूफानी पवनें हैं, जिसके कारण क्या आता है, अधिक तूफानी वर्षा होती है, क्या होती है, तूफानी वर्षा होती है, किसके कारण, काल वैसाखी के कारण। अगर हम इसके पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करें तो हम ये कह सकते हैं जो पूर्वी भारत है, ये वाला क्षेत्र है, पूर्वी भारत में कौन सी पवनें चलती हैं, काल वैसाखी पवनें चलती हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल, असम, सबसे ज्यादा जो इसमें है काल वैसाखी हवा चलती है, किसमें चलती है, असम में चलती है, दूसरे नंबर पर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है, याक पशु, देखो याक पशु आपको दिख रहा होगा, ये क्षेत्र, ये जो याक पशु है। अब इसमें देखिए किस तरह से देख रहा है आपको, है ना, घूर रहा है ना, लंबे लंबे बालों वाला है ना, बालों को मत देखिए, पीछे देखिए क्या है ना, फिर कहेंगे सर पीछे क्या दिख रहा है ना, तो पीछे देखिए क्या है, आपको बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे होंगे, ठीक है। जो बर्फ के पहाड़ नजर आ रहे हैं और साथ में आपके इसके बाल भी कैसे आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, लंबे लंबे बाल नजर आ रहे हैं, है ना। तो जो लंबे लंबे बाल वाले जो पशु होते हैं या पक्षी होते हैं वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं बच्चों, वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगर अभी भी ऑप्शन से नहीं देखकर आप नहीं दिया जाता तो, है ना। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो है इस राज्य में याक पशु पाया जाता है, तो देखिए क्या कह रहा है, सुंदरवन क्षेत्र, सुंदरवन आपको पता ही है नहीं पाया जाएगा, है ना, ये तो ध्रुवीय है नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी इतना ठंडा नहीं है ना, दार्जिलिंग हो सकता है और लद्दाख, लेकिन सबसे ऊपर क्या हो गया, लद्दाख। तो जो याक पशु किस राज्य में पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश। देखिए प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादन इकाई है, ठीक है, क्या आपके पास ऑप्शन है, इनमें से ये बताना है कि कहां पर जो है एंटीबायोटिक दवाइयों का
निर्माण होता है इन ऑप्शनों में से, है ना। तो इकाई क्यों बताना है आपको, तो उसके लिए हम देखते हैं। तो ऋषिकेश है जो, वहां पर एंटीबायोटिक दवाइयों की एक इकाई है, एक संस्था है जो एंटीबायोटिक दवाइयों का निर्माण। क्लियर है। तो बच्चों हमने इस क्लास में 2012 के रिलेटिव वाले पेपर की बात की है।